Hello everyone, this is Pankaj Kewat. Now, in the last classes, we are discuss about the some general concept of geology and the origin of Earth. And today we are going to discuss about this syllabus of mining engineering branch of semester first. और इसमें अगर आपको फिर से थोड़ी बहुत रिमाइंड करनी है जस्ट फॉर रिमेंबर, और इसको मैं एक बार फिर से पुनः दोहरा देता हूँ ताकि पिछले क्लासेस को लेके इसको अगर आप करेंगे तो शायद हो सकता है कंसेप्ट अच्छा चला जाए। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में क्या बताया था कि कैसे इन्वर्स हुआ, इन्वर्स आया, कैसे इन्वर्स से कोलिजन हुआ, फिर कैसे कैसा क्या फिनोमिनन्स ऐसे हुए, फिर धरती कैसे बनी, फिर धरती ठंडी कैसे हुई, देन आफ्टर मिनरल्स का फॉर्मेशंस क्या हुआ, डेड एंड डिकम्पोजर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्लांट, जहाँ से हम लोग का मिनरल्स का फॉर्मेशंस बनता है। और जो मिनरल्स सेम प्लेस में डेड एंड डिकम्पोज होके सेम प्लेस में फॉर्मेशंस करता है फ्यूल का या फिर मिनरल्स का, तो उस थ्योरी को हम लोग क्या देखते हैं, इन थ्योरी में देखते हैं। और वही मिनरल्स बाय नेचुरल एजेंट के थ्रू कहीं डिपोजिशंस अदर प्लेसेस में करता है, तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ेंगे। और फिर इसमें लोरेशिया, पेंगिया, ये सब यूरेशिया, ये सब हम लोग आगे चल के अभी देखेंगे। जूलॉजी का डिफिनेशंस एज ए ओरल हो गया था, अब हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस में डायरेक्ट इंक्लूड है पहला टॉपिक स्कोप ऑफ जियोलॉजी, स्कोप ऑफ जियोलॉजी। बट उससे पहले हम लोग जियोलॉजी को डिफाइन कर लेंगे और इसके ब्रांचेस क्या है वो देख लेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं बोर्ड को रफ करता हूँ और जियोलॉजी का डिफिनेशंस लिखता हूँ। ओके, ओके, एक्चुअली हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस नहीं होने के कारण सिंपली मार्कर बोर्ड से लेक्चर्स ले रहा हूँ। और एक गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द डिजिटल पैनल या फिर जो पैनल यूज़ करते हैं स्टडी के लिए वो बहुत जल्द आने की संभावना है। तो डोंट वरी, अभी थोड़ी बहुत कष्ट कर लो, मेहनत हमें करनी है, आपको नहीं। तो हो सकता है विजिबिलिटी उतनी आपको अच्छी नहीं आ रही होगी, बट मैं प्रोनाउंस कर दूंगा। तो अभी थोड़ी सी कष्ट में पढ़ लो, और जैसे ही डिजिटल पैनल आ जाएगी तो फिर आपको विथ प्रॉपर एग्जाम्पल एंड वीडियोस के साथ मैं आपको डील्स करूंगा। ओके, तो जूलॉजी क्या है, तो इसको सिंपल में हम लोग कह सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डिवोट, ये डिवोट मैंने लिखा है DEVOT, डिवोट। डिवोट मतलब आप समझते हैं क्या होता है? डिवोट मतलब समर्पित। अगर किसी काम को पूरा करने के लिए मैं टोटली उसमें अपनी योगदान दे दूं, अपने आप को समर्पित कर दूं, तो उसको हम लोग डिवोट कहते हैं। सपोज डैट फॉर एग्जांपल, अगर मैं रामायण में श्री हनुमान जी का नाम लूं, तो ये अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किनको किए थे? अपने आप को पूरी तरह से समर्पित भगवान श्री राम जी को किए थे। तो वो सिचुएशन में उनके लिए वो डिवोट है। अब हमारा जूलॉजिकल टर्म में यानी कि जो भी समर्पित है या फिर हम लोग जो समर्पित कर रहे हैं जूलॉजिकल नेचर्स के अकॉर्डिंग, उसी पे ये सेंटेंस बनाई गई है। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डिवोट स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट डील्स with the all features of earth surface
विथ एज ओरिजिन कंपोजिशंस स्ट्रक्चर्स इनहेबिटेंट ऑफ द अर्थ। अच्छा, बस ये सिंपल सा 2-3 लाइन की डिफिनेशंस है। तो क्या कहता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डिवोट टू स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट डील्स with all the features of earth surface with as। अच्छा, features of the earth surface मतलब आप समझते हैं, मतलब धरती से जो भी रिलेटेड चीज है, जो भी फिजिकल या फिर केमिकल या बायो केमिकल्स, जितने भी सारे रिलेटेड है धरती को लेके, तो उसी को हम लोग स्टडी करेंगे, उसी को डील करती है, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई न्यू मोबाइल्स ले रहे हैं या फिर कोई न्यू लैपटॉप ले रहे हैं, एक्सेसरीज ले रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें आप स्पेसिफिकेशंस देखते होंगे कि भाई कितनी जीबी रैम है, क्या स्टोरेज है, कैमरा क्वालिटी क्या है, कौन सी प्रोसेसर है, कितने ग्राफिक्स है इसमें। तो ये सब सारे जो क्वालिटी आप देखते हैं ना, सेम इट इज यहाँ है। यहाँ उसको किस नाम से बोला गया, उसको यहाँ पे फीचर्स के नाम से बोला गया। ओके, तो डील्स विथ ऑल द फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस विथ एस ओरिजिन। कहां से, जब से धरती बनी है, बनने के टाइम पे कैसे बनी है, क्या क्या कंपोजिशंस लगा है, उसके बाद स्ट्रक्चर्स क्या था, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, या फिर कोई भी रॉक या फिर कोई भी चट्टान कैसे स्ट्रक्चर्स है, लिथोलॉजिकल है, स्ट्रैटोग्राफी है, ये सब जूलॉजिकल के टर्म में स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। अच्छा, ये इनहेबिटेंट्स मतलब जो भी धरती पे जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर इसको आप जीवन यापन, इसको आप समझ लीजिए लाइफ वासी। जैसे आज के टाइम पे एक एमएलए जो कि शायद जयराम माथुर जी नाम है उनका, तो वो कहते हैं ना कि हम झारखंडी हैं, हम झारखंड के वासी हैं। तो सेम इट इज यहाँ पे क्या है, इनहेबिटेंट्स, धरती के वासी, उसी को हम लोग इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन है। मैं बोर्ड से जरा हट जाता हूं, एक बार पुनः इसको मैं रिपीट करता हूं, प्रोनाउंस करता हूं, रीड करता हूं। ओके, तो जूलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डिवोट टू स्टडी of earth and it deals with the all features of earth surface as origin, compositions, structures and inhabitants of the earth। ओके, अब रहा इसमें ब्रांचेस की। जैसे हमारा अगर आप ब्रांचेस देखें इंजीनियरिंग के लाइन में, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस होते हैं, जैसे केमिकल इंजीनियर हो गए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए हैं, कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर हो गए हैं, फिर हम लोग आएंगे माइनिंग इंजीनियरिंग। तो सेम इट इज यहाँ भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और ये ब्रांचेस कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि भाई 10 ब्रांचेस है या 15 ब्रांचेस है या 20 ब्रांचेस है। ये प्रैक्टिकली प्रत्येक एक्सपेरिमेंट में ब्रांचेस बनती जाती है। मतलब अगर कोई ब्रांचेस, जैसे किसी स्टोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्टोन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस स्टोन को हम लोग किस ब्रांचेस में इंक्लूड करेंगे। स्टोन क्या है, स्टोन तो एज ए पत्थर ही है, चट्टान ही है ना स्टोन। तो स्टोन किससे रिलेटेड आ जाएंगे, जूलॉजी के, और जूलॉजी के किस ब्रांचेस में रिलेटेड आ जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी स्टोन के बारे में जो डील्स करता है, ग्रहों के बारे में। धरती भी तो एक तरह से चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान है, जिसको हम लोग ग्रह बोलते हैं, और ऊपर यूनिवर्स में जो चट्टान है वो भी तो एज ए चट्टानी है, जिसको हम लोग एस्ट्रॉयड बोलते हैं। तो ऐसे
चट्टाने। और फिर अगर आप ये देख लो, छोटी छोटी जो स्टोन रहती है जिसको हम लोग ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं, वो भी तो स्टोन हो गए। एक छोटा सा ढेला भी उठा लो, वो भी स्टोन हो गए। तो कहने का मतलब है उस सारे कंपोजिशंस को एक मिला के हम लोग क्या उसको ब्रांचेस क्या नाम दे दिए, एस्ट्रोलॉजी। ओके, भविष्यवाणी जो करते हैं आजकल के चैनल में कि आपकी अगर कन्या राशि है तो ये काम करना आपके लिए शुभ हो गया, अगर मिथुन राशि है तो ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ऐसे भविष्यवाणी करते हैं। ओके, तो यहां तक ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट डिफिनेशंस। अब नाउ आप लिखिए ब्रांचेस। तो पहला ब्रांचेस क्या आएगा इसमें, पहला ब्रांचेस फिजिकल जियोलॉजी, फिजिकल जियोलॉजी। ओके, जस्ट 1 मिनट में इसको चार्ज में लगा के आता हूं। फिजिकल जियोलॉजी से आप क्या समझते हैं? अगर आपको कोई पूछ दे कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे वहां पे? फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है? तो डेफिनेटली आप वहां पे रिस्पॉन्स करेंगे कि हमारी फिजिकली हाइट है 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 8 इंच, वेट है 70 kg 60 kg, फिर आपका क्या स्टेमिना पावर्स है वो आप उसमें फिजिकली दर्शाएंगे या बताएंगे। तो सेम इट इज फिजिकल ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी में क्या क्या आएंगे बताइए। आप अगर डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे हैं या फिर देखे होंगे किसी को तैयारी करने के लिए, तो जो नोटिफिकेशंस आते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए या फिजिकल एग्जाम के लिए, वो क्या रहते हैं कि 10 किलोमीटर रनिंग एज ए 1 आवर, 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो वो उसकी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट हो गई। फिर उसमें साफ साफ लिखा भी रहता है कि 5 फुट 8 इंच हाइट चाहिए, वेट चाहिए या जो भी है, वो ह्यूमन लाइफ के बॉडी के अकॉर्डिंग वो फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई। बट धरती के कंडीशंस में आपको ऐसे क्या फिजिकल, आप सोच रहे होंगे कि क्या फिजिकल होगा धरती में कि हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल किसको बोलेंगे यहाँ पे बताइए, सोचिए। तो सेम इट इज एज ए ह्यूमन बॉडीज में वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया, और धरती में भी सेम इट इज फिजिकली क्या क्या आ जाएंगे भाई। जो धरती से रिलेटेड ओपन चीज आपको नजर आ रही है वो सारे धरती फिजिकली जियोलॉजी में आ जाएंगे। फिजिकल जियोलॉजी में सारे आ जाएंगे जो आपको ओपन नजर आ रही है। और तो ओपन नजर क्या क्या आ रही है भाई? हवा नजर आ रही है ना, महसूस कर रहे हैं ना आप हवा। अर्थ सरफेस आप नजर आ रहे हैं ना, जिसपे हम लोग चल रहे हैं, वो भी तो फिजिकल अपीयरेंस है। उसके बाद ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडीज, ये सब सारे फिजिकल जियोलॉजी में आ जाएंगे। इसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है बहुत सारे चीज की, स्टोन, पर्वत, पहाड़, चट्टान, ये सब सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। अगर आप किसी चट्टान को उठा लो, उसमें आप देखो कि चट्टाने में क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसको आपको रीड भी करना होता है। तो ये सब सारे फिजिकल जियोलॉजी में आ जाएंगे। तो पहला ब्रांच है फिजिकल जियोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजीज आर branches of geology are पहला फिजिकल जियोलॉजी। ओके, डिफिनेशंस उतनी इसमें जरूरत नहीं है, आपको एग्जामिनेशंस में डिफिनेशंस नहीं पूछे जाएंगे ब्रांचेस के। बट ब्रांच क्या क्या होते हैं या फिर डिफिनेशंस को समझने के लिए आपको थोड़ा इसमें डील करना होगा। तो मैं सारे को डील नहीं करूंगा, अगर वर्बली आपको लिखना है तो मैं ओवरली बता देता हूं, तो आप लिख सकते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी में आप पहला फिजिकल जियोलॉजी,
तो फिजिकल जियोलॉजी, इसका डिफिनेशन लिखिए। फिजिकल जियोलॉजी इज कंसर्न विद द वर्क ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। फिजिकल जियोलॉजी इज कंसर्न with the work of natural processes which bring about changes upon the earth surface, which bring about changes upon the earth surface। जो भी आपको नजर आ रही है या फिर जिससे धरती में किसी भी प्रकार का चेंजेस आते हैं, उसी को हम लोग फिजिकल जियोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और बोलते हैं। सेम इट इज, अगर आप समझना चाहें तो आप समझ लीजिए। सिंपल में एग्जांपल में लिखना चाहें तो विंटर सीजन, समर सीजन्स, या फिर तूफान को क्या बोलते हैं हम लोग? तूफान, जो समुद्री तूफान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थोड़ा कभी कभी हो जाता है कि आप जानते हुए भी वो चीज आप बोल नहीं पाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। साइक्लोन, साइक्लोन भी एग्जाम्पल में आएंगे। फिर अर्थक्वेक भी एग्जाम्पल में आएंगे, फिजिकली है। और भी इस तरह से हमको एग्जाम्पल फिजिकली में देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं सर हमने किसी अर्थ सरफेस पे या ऐसे कई स्ट्रक्चर्स पे डैम्स को बनाया है, पानी को स्टोरेज रखने के लिए बनाया है, तो उससे क्या जो चेंजेस आएंगे उस एनवायरनमेंट में या उसके कंडीशंस में, तो वो क्या फिजिकल जियोलॉजी में हम लोग देख सकते हैं? उसको फिजिकल जियोलॉजी में देखा जा सकता है। तो आपको भली बात ही पता होगा, एक आर्टिफिशियल्स और एक मैनमेड, सॉरी, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल्स, दोनों में डिफरेंस होते हैं, ठीक ना। आर्टिफिशियल्स को भी हम लोग रीड करते हैं और मैनमेड, सॉरी, आर्टिफिशियल्स को भी रीड करते हैं और नेचुरल को भी रीड करते हैं। तो हो तो रहा है वो भी धरती में ही ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे द्वारा जो बनाए गए हैं अकॉर्डिंग से जो फिजिकल चेंजिंग आएंगे धरती में, तो वो आर्टिफिशियल फिजिकल चेंज हो जाएंगे। जैसे दिल्ली निकल जाओ आप, दिल्ली निकल जाओ, दिल्ली में देखो इतनी पोल्यूशन है, आपको अगर 10 मीटर या फिर आप समझ लो 40-50 मीटर देखनी है अपनी प्लेस से, तो दिखाई नहीं देती है, इतनी पोल्यूशन है। चारों तरफ कुहासा टाइप का आपको नजर आएगा, बट कुहासा नहीं होता है। विंटर के सीजन में आप चले जाओ तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ से आप 10 मीटर तक भी क्या है, कौन सी बाइक आ रही है, कौन सी बाइक या कार या क्या है आने वाली है, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और ऐसा कैसे हुआ? आर्टिफिशियल कंडीशंस की वजह से हुआ। आर्टिफिशियल्स यानी कि हम लोग ने किया है, मैनमेड हमने किया है। वहाँ की इतनी पोल्यूशन, इतनी इंडस्ट्रीज है कि वातावरण पूरी तरह से अपने आप को साफ नहीं कर पाती है। ऊपर से डिफोरेस्टेशन हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं ना भाई पेड़। अभी एक अदानी को प्रोजेक्ट मिला बिहार में पावर प्लांट का, लाखों पेड़ कटेंगे वहां पे। तो अदानी जी या फिर जो भी गवर्नमेंट है, आप पहले उतना पेड़ लगा लीजिए ना, उसके बाद वहां काटिए। आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक। सेम इट इज, झारखंड में भी पावर प्लांट लगा गोड्डा में, पेड़ कटे कि नहीं कटे? तो कहने का मतलब है आप डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन उस डेवलपमेंट को बरकरार रखने के लिए नेचर से खिलवाड़ नहीं कीजिए, या फिर नेचुरल को बनाए रखने के लिए आप उसमें कुछ वर्क करके दिखाइए। अगर 1 लाख प्लांट कट जाए किसी प्लेस में, तो उस प्लेस का वातावरण कितना चेंजिंग होगा,
फिजिकल चेंज क्या होगा वहां का। अगर आप लगा भी देते हैं 1 लाख प्लांट उसके जगह किसी अदर प्लेस में, तो क्या जितना इन्वायरमेंट क्लीन कर रहा था, जितना ऑक्सीजन 1 लाख प्लांट कर रहा था, वो पौधे क्या उतना कर पाएंगे? वो तो नवजात होते हैं, कितने कितने रिलीज करेंगे ऑक्सीजन को, वो कितने वातावरण को शुद्ध करेंगे। एक प्लांट को प्रॉपर तैयार होने में 10 से 15 साल लगते हैं। वो तो आज के टाइम पे केमिकल या फिर आप क्या उसको बोलते हैं, कलमी वाला प्लांट दे दीजिए, 2 साल में 3 साल में फल लग जाएंगे। बट एक जेन्युइन आम की फल लगाने के लिए प्लांट को 5 से 10 साल लग जाते हैं। 5 साल तो सिर्फ ग्रोथ होने में लगते हैं। भाई मैंने लगाया है प्लांट, तब जाके ये इतनी श्योरिटी से बोल रहा हूं मैं। ओके, एनीवेज उस पर हम लोग डिस्कशन ना करेंगे। हम लोग भी माइनिंग भी क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्लेसेस को उजाड़ के रख देते, तहस नहस कर देते हैं। बट हमारा रूल्स और रेगुलेशंस अलग है। माइनिंग ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग उस जमीन को रिहेबिलिटेशंस के लिए बनाए रखते हैं, ताकि उसमें प्लांट व्लांट कोई फैमिली क्वार्टर या सोसाइटी बना सके। तो हम लोग उतनी बर्बादी नहीं करते जितनी कि प्राइवेट सेक्टर एज फॉर अदानी करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि बहुत जगह हम लोग क्या होता है, माइनिंग इंजीनियरिंग अंडरग्राउंड प्रोसेस को हम लोग ज्यादा प्रीफर देते थे पहले। तो अंडरग्राउंड माइनिंग में तो ऐसा संभावना ज्यादा रहता है एक्सीडेंट का, बट नेचुरल से खिलवाड़ तो नहीं होता था। ऊपर में प्लांट एज इट इज रहते हैं और नीचे हम लोग जितने भी कोयल्स हैं या जो भी मिनरल्स है उसको एक्सकवेशंस करते हैं। बट नेचुरल से खिलवाड़ उतना नहीं होता था। बट आज के टाइम में क्या हो गया कि भाई माइनिंग करना है तो फिर ओपन कास्ट ही करना है। क्यों? क्योंकि ओपन कास्ट सस्ती होती है, इजिली होती है और कम खर्च में होती है। ओके, तो ये सब सोचने वाली बात है, सरकार को समझनी चाहिए। आप अगर नेचुरल जगहों से खिलवाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रकोप भी आप देखेंगे। सपोज दैट आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, मैं समझाता हूं। देखिए, अगर ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ठीक है, बहुत सारे प्लांट इसमें लगे हुए हैं। इसको मैंने क्या किया, माइनिंग यहां से नीचे मिनरल्स का फॉर्मेशन से या कोयल, बेसिकली हम लोग माइनिंग इंजीनियरिंग करते हैं तो कोयले की ही ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं, ठीक है। तो कोयले का प्रीफरेंस से फॉर्मेशन से, डिपोजिशन से, स्ट्राटा है, तो इतने सारे को हम लोग क्या किया, ओपन कास्ट में सबको निकाल दिए और बेंच बनाते हुए हम लोग कहाँ पे आ गए, कोयले के स्ट्राटा को आ गए और इसका एक्सकवेशन करने लगे, ठीक। इतने सारे प्लांट, आप सोच रहे हैं कितनी पोल्यूशंस बनेगी, कितना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा। उसके बाद देखिए, इसको जो भी यहाँ से ओबी आया, ओबी को हम लोग हटा दिए। इसके बाद यहाँ से इतना तक कोयले का फॉर्मेशन से, लगभग 200 मीटर तक कोयले का फॉर्मेशन से, तो ये कोयला यानी कि कोयला पूरा हम लोग एक्सकेवेशंस कर लिए, पूरा निकाल लिए, खा लिए, हार्वेस्ट कर लिए कोयले को। तो क्या सेम इट इज यहाँ स्ट्रक्चर्स रहेगा? कुछ तो डैमेज करेगा ना यहाँ पे। अगर ये छोटी ईंट ले लो आप, ऐसी छोटी ईंट समझ लो, और ये छोटी ईंट में ये दोनों ए एंड बी टिकी हुई है। अगर देखा जाए तो ये बेस हो गया किसकी, ए एंड बी की। अगर सी को हम लोग एक्सकवेशन करते हुए इसको सब निकाल दें तो क्या ये डैमेज नहीं करेगा, ये नीचे धंसेगा नहीं। और ये एक्सकवेशन हम लोग सी को किए इतना मात्रा में, लेकिन इसको अब हम क्या किए कि इसको पूरी स्लेग या फिर छोटी छोटी पूरी मिहिम करके या छोटा
पार्टिकल्स बना के इसका यूज कर लिए, और यूज किए तो क्या क्या किए, इसको हीट दिए, हीट प्रोड्यूस हुआ, और जो भी एनर्जी आया उसको यूज करने के बाद इसका जो राख बचा वो क्या, इसका राख जो बचा वो क्या इसके बराबर में ओके है। इससे आप कंपेयर कीजिए तो क्या इसका राख अगर 1 kg कोयला हम लोग जलाते हैं तो क्या ये 1 kg राख बनाएगा? भाई धरती एक्सिस पे घूम रही है, ऐसे ये धरती अपनी एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है, और एक्सिस में घूम रही है तो डेफिनेटली इसका कुछ वेट है, और एक्सिस बना हुआ है, और एक्सिस इसलिए बना, एक्सिस पे इसलिए घूम रही है क्योंकि इसका कुछ वेट है, पर्टिकुलर वेट है, फोर्स है, ग्रेविटी है, तब जाके एक ही लाइन पे ये घूम रही है। बट हमने क्या कर रहे हैं कि इसका जो वेट है वेट के साथ हम लोग खिलवाड़ कर दे रहे हैं। अगर प्लांट है तो मास का भी खिलवाड़ हो जा रहा है, उसके बावजूद भी। और क्या क्या हम लोग इसमें करते जा रहे हैं कि भाई अगर किसी को ईटा बनानी है तो मिट्टी यहां का निकाल के एकदम इसको खोखला करते जा रहे हैं, गड्ढा करते जा रहे हैं, तो क्या ये अपने आप को अनबैलेंस नहीं करेगी? धरती अपने आप को अनबैलेंस नहीं करेगी? फिजिकल चेंजेस आएंगे कि नहीं इसमें? अगर बहुत मात्रा में कोयले को हम लोग जला दें और उसका जो भी वेट है उस वेट से जला के जो एक्स बनता है, तो क्या उस वेट और एक्स का वेट इक्वल रहेगा? और इक्वल नहीं रहेगा तो क्या ये अनबैलेंस धरती नहीं करेगी? ये क्वेश्चन है मेरा, आप इसको समझिए और आंसर कीजिए कमेंट पे। क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। किसी सरफेस पे या फिर धरती से हम लोग जो भी परसेंटेज में कोयला है उस परसेंटेज को हम लोग निकाल के उसका एनर्जी यूज किए। एनर्जी यूज करने के बाद कोयले का जलने के बाद वो क्या बनता है? पाउडर, मतलब राख बनता है। तो जितना भी कोयले का हम लोग यूज किए, 1 kg अगर कोयला यूज किए तो क्या 1 kg राख बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक, नहीं बनेगा। तो जो धरती अपनी वेट और ग्रेविटी या मास को लेके प्रॉपर एक एक्सिस पे घूम रही है, तो क्या इसमें फिजिकल चेंज आएंगे? फिजिकल चेंज आएंगे। अगर फिजिकल चेंज आएंगे तो ये अपना एक्सिस खो देगा, एक्सिस खो देगा ना, और एक्सिस खो देगा तो पता नहीं कहां से कहां कितना दूर फेंका जाएगा, और कितना दूर, अगर सपोज दैट प्लूटो के बाद से भी अगर उधर फेंका गया, या फिर यूनिवर्स में ये कहीं गुम हो गया, या किसी ब्लैक होल या फिर किसी अदर प्लैनेट से टकरा गया, तो सारा समूचा धरती लाइफ खत्म होगा ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि 1 kg कोयले को जलाने में क्या उतनी इक्वलिटी में जो पाउडर बनती है, जो एक्स बनती है, वो इक्वल रहती है? अगर इक्वल रहती है तब तो ठीक है, ओके है। अगर इक्वल नहीं रहती है तो क्या ये फिजिकल चेंज आएंगे धरती में? ये मेरा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर फिजिकल चेंज आएंगे तो दूसरा क्वेश्चन ये बना, क्या फिजिकल चेंज आएंगे तो ये क्या अपनी एक्सिस से जो रोटेशंस ये अपनी एक्सिस पे कर रही है वो क्या अनबैलेंस हो जाएंगे? अनबैलेंस दूसरी एक्सिस में जा सकते हैं या फिर कहीं और निकल सकती है धरती? ये दूसरा क्वेश्चन है, ओके। ये आप कमेंट में या फिर साइंटिस्ट बनो, आप जियोलॉजिस्ट बनो और हमें आंसर करके बताओ। आज नहीं बताओ, 10 साल बाद बताओ, 5 साल बाद बताओ, लेकिन बताओ, ओके। तो ये फिजिकल जियोलॉजी में आ गए। एक बार पुनः फिर से रिपीट कर दे रहा हूं डिफिनेशंस फिजिकल जियोलॉजी का। फिजिकल जियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द वर्क ऑफ नेचुरल प्रोसेस which bring about the changes upon the earth surface, okay। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस, और रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर हो रही है। अब फिजिकल जियोलॉजी कंप्लीट हुआ, अब दूसरी जियोलॉजी में आते हैं। ब्रांचेस में ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी।
इसके बाद पेट्रोलॉजी, बहुत बढ़िया पेट्रोलॉजी, ये आपको चैप्टर्स भी हैं आगे चल के, अगर देखोगे तो चैप्टर भी हैं पेट्रोलॉजी। दूसरी ब्रांचेस क्या है? पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी पेट्रोलॉजी से आप क्या समझते हैं? पेट्रोलॉजी तो स्टार्टिंग पीरियड में मैं भी जब स्टूडेंट था आपके जैसा, तो मैं भी समझ रहा था कि ये भाई पेट्रोलॉजी है तो पेट्रोल से रिलेटेड स्टडी के बारे में इसमें होगा, यानी कि फ्यूल से रिलेटेड ये पेट्रोलॉजी का नाम आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं, पेट्रोलॉजी किसी रोग के बारे में पढ़ने की जो कला है उसको डील करता है पेट्रोलॉजी, यानी कि द डिस्कशंस ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक इज नाउ एज पेट्रोलॉजी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, ये ROCK, वो वाला रॉक्स नहीं WWE में जब हम लोग बचपन थे तब बहुत ट्रम्प कार्ड एक खेलते थे WWE दी रॉक, वो रॉक नहीं, ये रॉक होता है चट्टान, चट्टान या फिर इसको आप क्या बोलेंगे, चट्टान को ढेला, ऐसे छोटी छोटी चीज ढेला हो गई, बस पहाड़ पर्वत ये सब चट्टान, बहुत चट्टान, उसको हम लोग रॉक बोलेंगे। और आपको पता ही होगा चट्टान कैसे बनते हैं, ठीक है ना। किसी और दिन हम इस पे स्पेशल क्लास भी लेंगे और पढ़ना भी है। तो कितने टाइप के रॉक होते हैं? ISM, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें अलग अलग चैप्टर है, उस समय इसको डील करेंगे। अभी मैं हिंट दे देता हूं कि इग्नियस रॉक किसको बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक किसको बोलेंगे, मेटामॉर्फिक किसको बोलेंगे। जब धरती सपोज ये सरफेस है, अर्थ सरफेस, और यहाँ पे क्या है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो कोर में क्या होता है, मोल्टन रॉक माग्मा प्रेजेंट रहता है, मोल्टन रॉक्स कोल्ड माग्मा प्रेजेंट रहता है, कोल्ड माग्मा जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये जब धरती से बाहर निकलने की सोचती है, ये तो एज ए मोशंस में ही रहती है और कहीं कहीं ये इतनी फ्लो में रहती है कि ये बाहर निकलने के लिए बेताब रहती है। तो ये अगर फ्लो में बाहर निकलने चाहे तो ये ऐसे एक दो बार में नहीं, बहुत बार ट्राई करती है, तब जाके ये रास्ता बनाती है, ठीक। रास्ता बनते बनते ये ऐसा स्ट्रक्चर लेगी, देन आफ्टर फिर से हो सकता है ट्राई किया तो थोड़ा सा टच किया अर्थ के सरफेस पे, यानी कि कोशिश कर रहा है उठने के लिए, फटने के लिए, बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा रहा, ठीक। देन आफ्टर फिर से एक बार और जोर से अपनी पावर लगा के ये कोशिश किया, बट यहां भी नहीं हो पाया। लेकिन सरफेस में इसका चेंजिंग्स आ गया, ये गोल था, धरती ऐसी थी गोल, तो ये क्या होगी, थोड़ी सी उठ गई, यानी कि आप समझ लीजिए ये आपका सरफेस है और सरफेस उठ के ऐसे हो गया, पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर्स, पहाड़ बना नहीं है, स्ट्रक्चर्स लिया। देन आफ्टर फिर एक बार क्या हुआ कि चलो भाई एक और ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, तो ये और पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर्स हो गया। देन आफ्टर बहुत बार कोशिश करने पे क्या हुआ, ये नेरो टाइप में हो गया, ऐसे नेरो टाइप में। और इन द केस एक समय आता है कि ये फट के बाहर आ जाता है, ये फट के बाहर आ गया, एक्सप्लोजन होके ये बाहर आ गया, लावा बाहर आया। यहाँ तो ओपन इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का प्रेशर्स, नेचुरल एजेंट, ये सब इसमें लगेंगे और क्या करेंगे
कि इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करके चट्टान बना देंगे। ठीक है, तो यहां तक निकलने तक तो ये मोल्टेन रॉक माग्मा था। वोल्केनो इरप्शंस हो गया, वोल्केनो इरप्शन से माग्मा बाहर आया, और जैसे ही बाहर आया तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्लस आप समझ लीजिए कि ये ठंडा होने के लिए जो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के दरमियान जो स्ट्रक्चर्स लेता है, जो रॉक बनता है, उसी को हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। पहला जो बना ये माग्मा हुआ, बाहर आया, बाहर निकल के ये ठंडा होने स्टार्ट कर दिया और चट्टान बन गया ये। तो ये काला 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 टाइप का चट्टान जो आप देख रहे होंगे वो क्या हो गया, इग्नियस रॉक। देन आफ्टर ये यही चट्टान माग्मा बाहर निकल के नेचुरल एजेंट से ये बारीकी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर धीरे धीरे बहुत समय के बाद ये क्या हुआ, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन हुआ, तो क्या हो गया, ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। देन आफ्टर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। ओके, ये दिस वन। देन आफ्टर यही सेडिमेंट्री रॉक नेचुरल एजेंट के थ्रू कहीं दूसरी जगह डिपोजिशन करते 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 धीरे धीरे पूरी अर्थ में चली जाती है, और डेड एंड डिकम्पोज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, या फिर ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, और मेटामॉर्फिक का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो मार्बल समझ लीजिए। मार्बल मार्बल सेडिमेंट्री में है कि मेटामॉर्फिक में, शायद ये कंफ्यूजन है, जब हम लोग आगे चलेंगे उसमें रीड करेंगे। ये हो गया। इसी के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोलॉजी में स्टडी करते हैं। रॉक के स्टडी को हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। ओके, अच्छा, इग्नियस का अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो इग्नियस का एग्जांपल, अरे क्या वो ब्लैक ब्लैक चट्टानें रहती है, ग्राफाइट, हाँ ग्राफाइट क्या हो गया, इग्नियस का एग्जाम्पल। जो अभी आप श्री राम जन्मभूमि की मूर्ति देखे होंगे भगवान श्री राम जी का, वो ग्राफाइट से ही बनी हुई है, जो कि पूरी काली कलर की है, और वही एग्जाम्पल है क्या, इग्नियस का। तो यहाँ तक कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है वीडियो भी रिकॉर्ड हो पा रहा होगा, क्योंकि मुझे डर है स्पेस उतनी है नहीं। ये कंप्लीट हुआ। अब आता है मिनरलोजी। मिनरलोजी आपको नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि किसी मिनरल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग मिनरलोजी कहते हैं। आप कभी सोचें सर कि जूलॉजी से क्या हम लोग साइंटिस्ट बन पाते हैं? जूलॉजिस्ट को हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं? डेफिनेटली जूलॉजिस्ट को ही हम लोग साइंटिस्ट का एक भाग बोल सकते हैं। साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट, ये सब आप एक ब्रांच बोल सकते हैं इनका। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप CMPDI चले जाइए या फिर सिफमा चले जाइए, वहाँ जितने भी जूलॉजिस्ट है एक प्रकार के वो लोग साइंटिस्ट ही है, नए नए डिस्कवरी करते हैं, नए नए इन्वेंशंस करते हैं। अगर कोई भी सपोज दैट अभी हम लोग क्या क्या बात चल रही है कि मंगल ग्रह में हमारा एरोस्पेस में काम होते हुए हम लोग ने एक यात्रा की मंगल ग्रह की। तो उस मंगल ग्रह की क्या नेचुरल फीचर्स है, क्या स्थिति है, क्या कंडीशंस है वहां पे, उसको रीड करने के लिए कौन जाएगा भाई? या फिर वहां का ये सब सारी चीज बातें कौन ध्यान में रखेगा और कौन बताएगा? सिंपल, जूलॉजिस्ट बताएगा। और जूलॉजिस्ट कैसे बनते हैं? जूलॉजी से पढ़ के बनते हैं। किसी भी चट्टान, किसी भी प्लैनेट, लाइफ, अर्थ, ये सब जूलॉजिस्ट ही बनते हैं, जूलॉजिस्ट ही पढ़ते हैं। तो
एज इट इज साइंटिस्ट भी बन सकते हैं आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, फिर ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी, एमएससी, ये सब, सॉरी एमएससी नहीं होता, मास्टर डिग्रीज ले लीजिए, फिर पीएचडी कर लीजिए, साइंटिस्ट आप डेफिनेटली बन जाएंगे। ओके, तो मिनरलोजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ मिनरल कंपोजिशंस, स्ट्रक्चर्स, अपीयर्स, स्टेबिलिटी, occurrence and associations. Okay, mineralogy. Next branch is mineralogy. लिखिए मिनरलोजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ मिनरल कंपोजिशंस, स्टडी ऑफ द मिनरल कंपोजिशंस। अगर किसी मिनरल्स में या फिर कोयला है, ये आपका कोयले का एक ढेला हो गया, ठीक है, तो ये कोयले में क्या सिर्फ ओनली ऑन कार्बन प्रेजेंट रहता है? क्या कार्बन प्रेजेंट रहता है या अदर भी मिनरल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, या फिर अदर किसी एलिमेंट का यहाँ फॉर्मेशंस रहता है या नहीं? डेफिनेटली अगर आप नहीं जान रहे तो देखिए, कोयले में बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे। जैसे कोयले में आपका सल्फर सल्फर प्रेजेंट रहेंगे, फिर फॉस्फोरस भी प्रेजेंट रहता है कोयला में, फिर मॉइस्चर कंटेंट भी रहता है, एक्स फॉर्म भी रहता है, कार्बन भी रहता है, ऐसे टोटल मिला के 17 कंटेंट रहते हैं कार्बन में, मतलब कोयले में। ओके, तो ये चीज कहाँ से आपको पता चलेगा? मिनरल्स लॉजी की स्टडी आप करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। जस्ट 1 मिनट में इंक डालता हूं। तो ये मिनरलोजी में डिफिनेशन लिखिए। मिनरलोजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ मिनरल्स कंपोजिशंस, स्ट्रक्चर्स, अपीयरेंस, स्टेबिलिटी, ऑकरेंस एंड एसोसिएशंस। मिनरलोजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ मिनरल कंपोजिशन, या फिर आप सिंपल में इसमें एक सेंटेंस सिंपल में लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द minerals compositions, structures, appearance, stabilities, occurrence and association. Okay, then after structural geology, हाँ, ये भी ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ जियोलॉजी का है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। अच्छा, इसमें क्या हम लोग डील करते हैं? इसमें बेसिकली किसी भी रॉक का फॉर्मेशंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, स्ट्रक्चर्स, अगर कोई लेयर बाय लेयर डिपोजिशंस है तो ये डिपोजिशंस का जो स्ट्रक्चर्स आया, इसका क्या नाम है, उसी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, देन आफ्टर आपका आ गया सबसे इम्पोर्टेंट है एक तरह से ये भी कि स्ट्रेटियोग्राफी। स्ट्रेटियोग्राफी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ द डिस्क्रिप्शंस, कलेक्शंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ स्ट्राटा। स्ट्राटा किसे बोलेंगे? कोई भी मिनरल्स या फिर कोई भी सेडिमेंट्री रॉक में कोयला ही समझ लीजिए। तो कोयला जैसे ही बनने का फॉर्मेशंस में आता है और लेयर बाय लेयर डिपोजिशन करता है, तो इसी को हम लोग स्ट्राटा बोलते हैं, स्ट्राटा। और इसी की रीड करने का जो प्रोसेस है, जो भी
माध्यम है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल जूलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं। ओके, आ रहा हूं, बस 1 मिनट। स्ट्राटा, लेयर बाय लेयर या फिर परत, लेयर बाय लेयर या फिर परत को ही स्ट्राटा करते हैं, और परत को पढ़ने वाली स्टडी को हम लोग स्ट्रक्चरल जूलॉजी कहते हैं। सॉरी स्ट्रैटिग्राफी जूलॉजी कहते हैं। स्ट्रैटिग्राफी, ग्राफी। ओके, लेयर बाय लेयर डिपोजिशंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग इसमें देखते हैं। ओके, पैलियोंटोलॉजी, ये भी एक तरह से आपको जानना चाहिए। पैलियोंटोलॉजी PALIONTOLOGY, पैलियोंटोलॉजी। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। ओके, जो भी है, इसमें हम लोग क्या डील्स करते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स अबाउट द fossils, that deals about the fossils of ancient life forms and their evolutions, that deals about the fossils of ancient times and its evolution एशियन टाइम्स एंड इट्स इवोल्यूशंस को ही हम लोग पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। जैसे हम लोग का जो पूर्वज, जो मनु थे, हमारा पूर्वज कौन थे? मनु, मानु या मनु बोलते हैं उसको, आदि पुरुष, आदि मानव जात जो भी है। तो हम लोग का जो पूर्वज अगर देखेंगे तो हम लोग कैसे इवोल्यूशन हुआ आदमी का, 9-10 में आप पढ़े ही होंगे कि बंदर से हम लोग का इवोल्यूशन हुआ। बंदर 4 पैर में चलते चलते धीरे धीरे होते होते वो इवोल्यूशन हमारा मैन में आ गया, आदमी में आ गए। तो ये चीज हम लोग कैसे जानते हैं, कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारा, कैसे आदमी बना? तो ये चीज हमारा जो पूर्वज का जो फॉसिल्स था, वही फॉसिल्स के बारे में हम लोग स्टडी किए और उसी फॉसिल से ही हमारा इवोल्यूशन हुआ। तो ये चीज हम लोग किस में देखते हैं? पैलियोंटोलॉजी में। ओके, तो ये अच्छा, हिस्टोरिकल जूलॉजी, हिस्ट्री के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रैटिग्राफी और पैलियोंटोलॉजी को मर्ज करके जो स्टडी बनती है, पैलियोंटोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी को जो मर्ज करके जो स्टडी बनती है, उसको हम लोग हिस्टोरियोलॉजी में देखते हैं। हिस्ट्री से इतिहास आप समझ ही रहे होंगे। इंजीनियरिंग जूलॉजी, द इंजीनियरिंग जूलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ जूलॉजी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। एक घंटा होने को है, 49 मिनट्स हो गए और ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाएगी तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे पढ़ने में या फिर देखने में, मज़ा नहीं आएगा।
तो बहुत जल्दी इसको अब कंप्लीट करते हैं यहाँ, और नेक्स्ट क्लासेस हमारा स्कोप ऑफ जूलॉजी रहेगा। तो इंजीनियरिंग जूलॉजी क्या कहते हैं? द इंजीनियरिंग जूलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी का भी जो भी एप्लीकेशंस आएंगे उसको किस में यूज किया जाता है? सिविल इंजीनियर में यूज किया जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो भी हम लोग जूलॉजी का एप्लीकेशंस बनाएंगे, जैसे ईटा हो गया, मिट्टी हो गया, फिर सीमेंट हो गया, फिर कंक्रीट हो गया। भाई हम नहीं है, माइनिंग वाले नहीं है या जूलॉजी वाले नहीं है, तो ये सब क्या मकाने वकाने बन जाएगी? आपका जो रड आता है रड बन जाएगी? धरती के नीचे निकालेगा कौन खोद के? इंजीनियर निकालेंगे ना। कौन इंजीनियर? माइनिंग इंजीनियरिंग। और कोई ब्रांच है? सिलिकॉन। विदाउट सिलिकॉन से कंप्यूटर साइंस वाले अपना मदरबोर्ड या कुछ भी बना लेंगे क्या? किट जो बनता है कंप्यूटर के अंदर, जो किट रहता है किसका रहता है? सिलिकॉन का, जर्मनी का। और ये सब कहाँ मेटल पाए जाते हैं? धरती के नीचे। और धरती से निकालेगा कौन? हम इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियरिंग। तो एक कहावत है, नदी किनारे सांप है, माइनिंग सबका बाप है। ओके, ये समझ लीजिए। और ये कहावत 2017 से चलती आ रही है। मैंने ऑन दी क्लास में पूरा क्लास हंसने लगा था। मेरा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड, मैं मतलब बेस्ट फ्रेंड क्या, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उसमें से एक उमेश यादव है। काफी टैलेंटेड बंदा है। एनीवेज, काफी दिनों से बात नहीं हुआ, 4-5 साल हो गए हैं। थोड़ा घमंडी भी है, तो वो ईगो में रहता है, तो भाई मैं भी ईगो है। एनीवेज, कंप्लीट करना है। तो माइनिंग सबका बाप इसलिए कहा जाता है कि जितने भी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के, अगर हम नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे। हम ही सबका जन्मदाता है। माइनिंग इंजीनियरिंग ही सबका जन्मदाता है। कोयला से अगर बिजली नहीं बनेगी तो क्या आप जो भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस है यूज कर पाएंगे? नहीं ना। कोयला से अगर चारकोल नहीं बनेगा तो क्या रोड बनेगी? कोयला से अगर ऐसे बहुत सारे मेटल्स बॉडी होता है, जैसे आपकी बाइक में क्या बोलते हैं, मेटगार्ड, वो भी कार्बन का मात्रा रहता है, कोयले से ही बनती है। तो बहुत सारी चीज जो कार्बन जरूरत होती है वो कहां से आती है? हार्ड कोक से। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इकलौता सब्सिडी है जो कुकिंग कोयल देता है। कुकिंग कोयल कहाँ यूज होता है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो हम लोग कोयले को हीट करते हैं, उससे जो मटेरियल बनती है उसी तो हम लोग कुकिंग कोयल कहते हैं। और वो कहाँ यूज होता है? एज ए मेटल बॉडी में यूज होता है। ठीक ना। आपकी जो मोबाइल की जो कवर से लेके मोबाइल की जो बैक सीट में जो आप बोलते हैं ना कि सीट की है या चादर की है, आयरन चादर की है, तो उसमें भी कार्बन रहता है। तो हर चीज, हर इंजीनियरिंग की फील्ड माइनिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। हम नहीं है तो आप नहीं होंगे। अब सिविल की बात कर लो। सिविल में ईट, बालू, छड़, ये सब कौन इंजीनियर? कौन इंजीनियर? माइनिंग इंजीनियरिंग। और किसी ब्रांच में बात करना है, मैकेनिकल। भाई अगर हम मिनरल्स को खोद के बाहर से नहीं निकालेंगे तो तुम्हारा इंजन का पार्ट्स बन जाएगा क्या? और ब्रांच बताओ। तो सब कहीं ना कहीं इसलिए माइनिंग को सबका बाप बोला गया है। फादर्स ऑफ एवरी ब्रांचेस इज माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच। एनीवेज, ये हो गया। अच्छा, इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे हम लोग माइनिंग इकोनॉमिक वैल्यू देते हैं अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र निर्माण में कैसे माइनिंग इंजीनियरिंग का योगदान रहता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग 1 घंटे की क्लास लेंगे। एक छोटी सी डिफिनेशंस या एक छोटी सी बात बता देता हूं कि कोरोना पीरियड में इकलौता कोल इंडिया का कंपनी था जिसने सभी माइनर्स को छुट्टी नहीं दिया था, वर्किंग पीरियड में रखा गया था। क्यों? कि अगर कोयले
या कोयल माइनर्स को छुट्टी दे दें तो बिजली का प्रोडक्शन नहीं होगा, कोयले का प्रोडक्शन नहीं होगा तो बिजली का प्रोडक्शन नहीं होगा, बिजली का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर पूरी दुनिया अंधेरे में। भाई यहाँ की बिजली अंतरराष्ट्रीय बिजली होती है, जाती है दूसरे देश में भी, बांग्लादेश में भी जाती है, तो पूरी भारत के साथ साथ अदर देश भी अंधेरा में हो जाता। बहुत सारा जो इकोनॉमिक्स होता है कोयले से ही रिलेटेड होता है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर फैक्टर्स या एक पार्ट्स, बहुत मेजर पार्ट्स हैं माइनिंग इंजीनियरिंग, ये आप समझिए और रिस्पेक्ट कीजिए माइनिंग इंजीनियरिंग को। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं, जितनी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पेमेंट नहीं होती है उतनी एक माइनिंग इंजीनियरिंग पैसा कमाता है जो जूनियर गवर्नमेंट में रहता है। 1,04,000 राइट नाउ टाइम की पेमेंट है, आप देख लो प्रोडक्शन मंथ में ओटी ओटी लगा के आपको 1,04,000-5,000 मिलेंगे। ऐसा इतना है क्या, वो भी ग्रेड सी वाले माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। इतना है क्या डीसी सर का पेमेंट। और भाई अगर हम लोग मैनेजर लेवल पे पोस्ट आ गया तो 2.5 लाख 2 लाख इतना पेमेंट है। एनीवेज चैप्टर आज यहीं समाप्त करते हैं। ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी और जूलॉजी की डिफिनेशंस हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास स्कोप ऑफ जूलॉजी देखेंगे। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे एंड छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।